थ्योरम कर रहे हैं हम कि टी एक सदिश समष्टि वी से वी डैश में, तो हमें यह दिया हुआ है टी एक फलन है जो वी से वी डैश में डिफाइन किया हुआ है, रैखिक रूपांतरण है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, गिवन है ये। और इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हमें ये प्रूफ करना है कि रैंक ऑफ टी का मतलब हो जाएगा डायमेंशन ऑफ आर का मतलब होता है रेंज यानी प्रास, यानी टी के लिए जो प्रास आएगी उस प्रास की डायमेंशन प्लस डायमेंशन ऑफ के। नलिटी ऑफ टी का मतलब होता है डायमेंशन ऑफ के। डायमेंशन ऑफ के का मतलब है कि जो शून्य समष्टि है, शून्य समष्टि यानी कर्नल ऑफ एफ या सदिश समष्टि की अष्टि जिसे कहते हैं, उसकी विमा बराबर हमें सिद्ध करना है डायमेंशन ऑफ वी के। इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए छोटा सा पार्ट कि हमें एक्चुअल में प्रूफ क्या करना पड़ेगा। देखिए, डायमेंशन ऑफ आर है प्लस डायमेंशन ऑफ के इक्वल्स टू हमें प्रूफ करना है डायमेंशन ऑफ वी के। ये डायमेंशन ऑफ के प्लस का है, इधर जाएगा तो हम डायमेंशन ऑफ आर इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ वी माइनस डायमेंशन ऑफ के लिख सकते हैं। बीच में प्लस का निशान है ये। अब डायमेंशन ऑफ v माइनस डायमेंशन ऑफ k, कल ही हमने एक थ्योरम की थी, डायमेंशन ऑफ v अपॉन w इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ v माइनस डायमेंशन ऑफ w, थर्ड चैप्टर में थी। लास्ट हमारे पास थ्योरम थी जो 2020 में आई हुई थी। तो डायमेंशन ऑफ r इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ v अपॉन k, लिखा जा सकता है। और कल हमने जो थ्योरम की थी वो ये थी कि किन्हीं भी दो सदिश समष्टियों की डायमेंशन बराबर केवल तभी आ सकती है जब वो दोनों पूरक यानी हमारे पास तुल्यकारी हों। अर्थात हमें ये सिद्ध आर जो है वो तुल्यकारी सिद्ध करना होगा v अपॉन के। रिपीट कर रहा हूँ, हमें जो प्रूफ करना था रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ v, उसको हमने डायमेंशन ऑफ आर प्लस डायमेंशन ऑफ के इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ वी में परिभाषित कर दिया। इसके अंदर डायमेंशन ऑफ आर इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ वी माइनस डायमेंशन ऑफ के लिख सकते हैं। डायमेंशन ऑफ वी माइनस डायमेंशन ऑफ के की थ्योरम की थी कि डायमेंशन ऑफ वी अपॉन के लिखा जा सकता है। और कल हमने एक थ्योरम की थी जिसके अनुसार डायमेंशन ऑफ वी और डायमेंशन ऑफ वी डैश तभी बराबर होते हैं जब वी और वी डैश तुल्यकारी हों, यानी हमें आर को तुल्यकारी सिद्ध करना है v अपॉन के। आर क्या है? रेंज। किसकी रेंज है? टी की रेंज। अब यहाँ पे अगर टी की रेंज को परिभाषित करें तो वो v डैश से परिभाषित हो रहा है, अर्थात हमें ये प्रूफ करना है कि v डैश जो है वो v अपॉन के तुल्यकारी है। तुल्यकारिता कैसे सिद्ध की जाती है? एक फलन परिभाषित करते हैं v डैश से v अपॉन के में, और उस फलन के लिए हम सिद्ध करेंगे कि वो अकेकी है, आच्छादक है, समाकारी है। अगर ये तीनों कंडीशंस अप्लाई होती हैं तो तुल्यकारी है, तुल्यकारी है तो ये प्रूफ हो जाएगा। अगर ये प्रूफ हो जाएगा तो इससे ये दोनों कंडीशंस आगे लिखी जा सकती हैं, थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। सबसे पहले इसको प्रूफ करने के लिए माना एक फाई आर से v अपॉन के में परिभाषित कोई भी फलन, यहाँ r t की प्रास को हम हमारे पास r से लिख रहे हैं। अगर t v से v डैश में परिभाषित है तो ये जो r होगा वो सबसेट होगा v डैश का। v डैश के अवयवों को ही लेके चलेंगे खाली इसमें। यहाँ फाई ऑफ आर का एलिमेंट जो भी व्यक्त होगा वो हमारे पास टी ऑफ अल्फा के रूप में व्यक्त होगा, बराबर है v अपॉन के के। v अपॉन के का मतलब k प्लस अल्फा के बराबर है, ये हम मान के चलेंगे, ये हम परिभाषित करके चलेंगे।
हमें सिद्ध करना है कि R तुल्यकारी है V अपॉन K के। अगर R को तुल्यकारी सिद्ध करना है तो सबसे पहले हमें फाई को अकेकी, आच्छादक और समाकारिता की शर्त को प्रूफ करवाएंगे। यहाँ अल्फ़ा जो है वो हमेशा V का एलिमेंट है और K जो है वो शून्यता है। शून्यता का मतलब है कि अल्फ़ा सच दैट T ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 डैश। आई बात समझ में? प्रूफ करो इसको। सबसे पहले फाई अकेकी प्रूफ करने के लिए फाई ऑफ टी ऑफ अल्फ़ा बराबर फाई ऑफ टी ऑफ बीटा लेके चलेंगे। अगर अल्फ़ा बराबर बीटा आ जाता है तो कंडीशन प्रूफ हो जाएगी। इसको प्रूफ करने के लिए फाई ऑफ टी ऑफ अल्फ़ा को लिख सकते हैं के प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू के प्लस बीटा। ये नियम के प्लस अल्फ़ा बराबर अगर के प्लस बीटा है तो अल्फ़ा माइनस बीटा जो होगा वो बिलोंग करेगा के से। अल्फ़ा माइनस बीटा अगर के से बिलोंग करेगा तो टी ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू 0 डैश के इक्वल आएगी, क्योंकि के कर्नल ऑफ एफ है। इसके अंदर वही एलिमेंट आ सकते हैं जिसके लिए टी का प्रतिबिंब 0 डैश हो। अगर अल्फ़ा माइनस बीटा के से बिलोंग करता है तो इसका प्रतिबिंब यानी टी ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा 0 डैश के बराबर होगा। टी एक रेखिक रूपांतरण दिया हुआ है हमें। अगर टी एक रेखिक रूपांतरण है तो उस स्थिति में टी ऑफ अल्फ़ा माइनस टी ऑफ बीटा इज इक्वल टू 0 डैश लिखेंगे, जिससे टी ऑफ अल्फ़ा इक्वल्स टू आ जाएगा टी ऑफ बीटा के। हम ये लेके चले थे फाई ऑफ टी ऑफ अल्फ़ा बराबर फाई ऑफ टी ऑफ बीटा। हम ये प्रूफ कर रहे हैं कि टी ऑफ अल्फ़ा और टी ऑफ बीटा बराबर हैं। इसका मतलब फाई अकेकी है। अकेकी की कंडीशन प्रूफ हो जाएगी इसमें। फाई आच्छादक, अगर फाई को आच्छादक सिद्ध करना है तो हमें ऑन टू, ये तो 1 था, ऑन टू प्रूफ करना है। ऑन टू प्रूफ करने के लिए नॉर्मल एक लाइन लिखते हैं हम। अल्फ़ा अगर V का एलिमेंट है तो K प्लस अल्फ़ा बिलोंग्स टू V अपॉन K एंड फॉर K प्लस अल्फ़ा बिलोंग्स टू V अपॉन K फाई ऑफ टी ऑफ अल्फ़ा जो आएगा वो बिलोंग करेगा R से, रेंज ऑफ T से। अगर रेंज ऑफ T से बिलोंग करेगा तो हम कहेंगे कि T ऑफ अल्फ़ा जो है वो बिलोंग करेगा R से। कुछ इस प्रकार से कि फाई ऑफ टी ऑफ अल्फ़ा बराबर हो के प्लस अल्फ़ा के फाई ऑन टू है। उसके बाद में फाई को रेखिक रूपांतरण सिद्ध करना है। रेखिक रूपांतरण में क्या करते हैं भाई? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ करने के लिए फाई ऑफ ए टी अल्फ़ा प्लस बी टी बीटा को लेके चलेंगे। इसको लिखा जा सकता है फाई ऑफ टी ऑफ ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा के रूप में, क्योंकि टी एक रेखिक रूपांतरण है। टी के अंदर ये नियम लागू होगा। इसको हम सॉल्व करते हुए ये लिख सकते हैं कि के प्लस ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा, जिसको हम लिख सकते हैं के प्लस ए अल्फ़ा प्लस के प्लस बी बीटा। ये लिखा जा सकता है ए इंटू के प्लस अल्फ़ा प्लस बी इंटू के प्लस बीटा। ये बन जाएगा ए फाई ऑफ टी अल्फ़ा प्लस बी फाई ऑफ टी बीटा, अर्थात फाई रेखिक रूपांतरण भी है। अगर फाई रेखिक रूपांतरण है तो आर जो है वो तुल्यकारी होगा वी अपॉन के के, और अगर आर तुल्यकारी है तो डायमेंशन ऑफ आर बराबर होगा डायमेंशन ऑफ वी अपॉन के, जिसको हम डायमेंशन ऑफ आर बराबर डायमेंशन ऑफ वी माइनस डायमेंशन ऑफ के लिख सकते हैं, या डायमेंशन ऑफ आर प्लस डायमेंशन ऑफ के इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ वी लिखा जा सकता है। डायमेंशन ऑफ आर जो है वो रैंक ऑफ टी है। डायमेंशन ऑफ के जो है वो नलिटी ऑफ टी है, इक्वल्स टू होगा डायमेंशन ऑफ वी जो हमें प्रूफ करना था। मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम जो 2020 में भी आई हुई है और आगे भी आने की संभावना है। क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं हम एक्सरसाइज का।
दो क्वेश्चन हैं लास्ट एक्सरसाइज 4th बी में, और उस 4th बी के दो क्वेश्चंस में से सेकंड क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है टी आर क्यूब से आर क्यूब में परिभाषित है कुछ इस प्रकार से कि टी एक्स वाई जेड बराबर एक्स प्लस 2y माइनस जेड वाई प्लस जेड और x प्लस वाई माइनस 2z। हमें इसकी कोटि और शून्यता ज्ञात करनी है। कोटि व शून्यता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले कोटि निकालते हैं। कोटि निकालने के लिए हमें पता है कि जो ये आर क्यूब है उसका मानक आधार 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 होता है। इन मान के लिए इनकी प्रास क्या बनेगी वो ज्ञात करते हैं। हमने एक थ्योरम की थी जिसके अंदर ये पार्ट किया था कि v से v डैश में अगर डायमेंशन हमें v की दी हुई हो तो डायमेंशन ऑफ v डैश निकाल सकते हैं। प्रास की विमा जो है वो ज्ञात की जा सकती है। तो प्रास का आधार ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले t ऑफ 1 0 0 का मान निकालते हैं। t ऑफ 1 0 0 का मान यानी x की जगह 1 y और z की जगह 0 रखना है। ये बन जाएगा 1 0 और 1। इसी प्रकार 0 1 0 निकालेंगे, ये बन जाएगा 2 1 और 1। फिर निकालेंगे 0 0 1, ये बन जाएगा -1 1 -2। इस समुच्चय को b डैश से व्यक्त करें तो ये बन गया 1 0 1 2 1 1 और -1 1 -2। हम इसमें ये चेक करेंगे कि क्या ये लीनियर इंडिपेंडेंट है या नहीं है। अगर ये लीनियर इंडिपेंडेंट है तो इसकी विमा हमारे पास यानी इसके प्रास की विमा हमारे पास 3 आ जाएगी। और अगर ये लीनियर इंडिपेंडेंट नहीं है तो एक को छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद में 2 पार्ट के लिए चेक करेंगे क्या दोनों पार्ट लीनियर इंडिपेंडेंट है या नहीं है। और एक छोड़ने के बाद में 2 जो टॉपिक बचेंगे या 2 जो सदिश बचेंगे वो लीनियर इंडिपेंडेंट बनते हैं तो हम कहेंगे कि 2 कोटि का हमारे पास ये प्रास होगा। ठीक है, हल करते हैं इसको। सबसे पहले a इंटू 1 0 1 b इंटू 2 1 1 एंड c इंटू -1 1 -2 इक्वल्स टू 0 0 0 लेके चलते हैं। सॉल्व करेंगे इसको। a प्लस 2b माइनस सी इक्वल्स टू 0, b प्लस सी इक्वल्स टू 0 एंड a प्लस b माइनस 2c इक्वल्स टू 0। इनको सॉल्व करो। अगर इनको सॉल्व करते हैं तो b प्लस सी है, पहले इन दोनों को जोड़ देते हैं। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो a प्लस 3b बराबर 0 आ जाएगा। फिर इसको 2 से गुना करके इसमें जोड़ देते हैं तो ये भी a प्लस 3b बराबर 0 आ रहा है, जिससे a बराबर -3b बन रहा है। कहीं पे भी ये कंडीशन नहीं बन रही कि a बराबर 0 b बराबर 0। अगर a बराबर 0 b बराबर 0 की कंडीशन नहीं आ रही, इसके इक्वल में अगर k मान के आप सॉल्व करोगे तो जो हमारे पास a की वैल्यू है वो k है, b की वैल्यू k/-3 है और c की वैल्यू यहाँ से अगर कैलकुलेट करें तो +k/3 बन जाएगी। ये तीनों ही वैल्यूज़ हमारे पास नॉन ज़ीरो आ रही हैं, k पर डिपेंड कर रही हैं। इसका मतलब ये लीनियर इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर ये लीनियर इंडिपेंडेंट नहीं है तो इसका मतलब इसके आधार में इससे एक कम अवयव होगा। अगर एक कम अवयव होगा तो एक को छोड़ देते हैं हम, किसी भी एक पार्ट को। अगर किसी एक पार्ट को छोड़ देंगे तो b डबल डैश परिभाषित हो जाएगा हमारे पास 1 0 1 और 2 1 1।
इसको चेक करते हैं क्या ये हमारे पास आधार को व्यक्त करता है या नहीं करता, या बेसिस बनता है या नहीं बनता। इसके लिए लीनियर इंडिपेंडेंट चेक करेंगे। इसके लिए लीनियर इंडिपेंडेंट चेक करने के लिए आप वापस वही कंडीशन A101 प्लस B211 लेके चलेंगे बराबर 0। एक इक्वेशन तो बन जाएगी A प्लस 2B इक्वल्स टू 0, दूसरी इक्वेशन B इक्वल्स टू 0 और तीसरी इक्वेशन A प्लस B इक्वल्स टू 0। अगर B की वैल्यू 0 पुट करेंगे इसमें तो A की वैल्यू 0 और A और B की वैल्यू 0 पुट करें, थर्ड इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब ये कंडीशन जो है वो इसको सेटिस्फाई कर रही हैं। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं तो यहाँ पे हम कहेंगे कि जो रेंज है, रेंज ऑफ T कहेंगे, उसके डायमेंशन में हमारे पास जो एलिमेंट्स आएंगे वो 2 है, या हम रो ऑफ T इक्वल्स टू 2 लिखेंगे। एक तो ये निकालना था कोटि हमने ज्ञात कर दी, 2 कोटि का है। उसके बाद में हमें निकालनी है शून्यता। शून्यता निकालने के लिए n ऑफ T को परिभाषित करते हैं पहले। n ऑफ T का मतलब क्या होगा कि अल्फा सच दैट T ऑफ अल्फा का मान क्या बन रहा हो, 0 बन रहा हो। ये अभी प्रूफ किया हमने, या इसको पार्ट को लेके चलते हैं। ये अल्फा है, ये अगर अल्फा मान के चलेंगे तो इसका मान 0 के बराबर आना चाहिए। अगर 0 के बराबर लेके चलते हैं तो ये देखो क्या बनता है, x प्लस 2y माइनस जेड, वाई प्लस जेड और x प्लस वाई माइनस 2z बराबर में क्या बनेगा 0,0,0, जो कि लगभग यही समीकरणें बन रही हैं तीनों की तीनों। सिर्फ इसमें a b c था और इसमें क्या आ रहा है x y और z आ रहा है। इसको जब सॉल्व करोगे तो कुछ सॉल्यूशन इस प्रकार से आएगा, x बराबर k, b बराबर k अपॉन -3, सॉरी y बराबर एंड z बराबर आ जाएगा आपके पास k अपॉन 3। जब n ऑफ t को डिफाइंड किया जाएगा तो उसमें एलिमेंट्स आएंगे k अपॉन -3 और k अपॉन +3 के रूप में। अब इसके लिए जब सिग्मा ऑफ t ज्ञात किया जाता है तो यहाँ पे ये चेक किया जाता है कि कितने वेरिएबल बच रहे हैं इसमें, अब कितने वेरिएबल में समीकरण बन रही है या कितने वेरिएबल में इसके हल प्राप्त हो रहे हैं। अगर ये कोई निश्चित मान प्राप्त होते तो उसकी शून्यता 0 मानी जाती, क्योंकि उसमें कोई भी वेरिएबल नहीं था। यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल में समीकरण बन रही है, इसलिए इसकी शून्यता कितनी होगी 1। तो इसकी कोटि 2 है, शून्यता 1 है।